Hello everyone. Today we are going to start with the topic of promotion mix. Now what do you mean by promotion? Promotion simply means हमें अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने आइडिया को प्रमोट करना है। अब प्रमोट क्यों करना है? ताकि हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके, उसकी नॉलेज को एनहांस कर सके, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस के बारे में बता सके और वो स्टिमुलेट होकर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो प्रमोशन मिक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो हम अडॉप्ट करते हैं अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। So it is basically a mix of 4 strategies. First is advertising, second is personal selling, third is sales promotion and fourth is publicity. आज सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं that is advertising. Now what is advertising? Advertising means अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना थ्रू एडवर्टीजमेंट। कस्टमर जो है आज के कॉम्पिटिटिव एरा में ही इज वेरी रैशनल। वो सारे के सारे ब्रांड्स को, कंपनीज को कंपेयर करेगा और जहां पर उसे अपनी कॉस्ट की वर्थ कॉस्ट से ज्यादा मिलेगी वो उसे परचेज करेगा। तो वो अपने डिसीजंस जो है आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशंस ही लेता है। एंड यू नो वेरी वेल कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? उस कस्टमर की कंसिडरेशंस को फुलफिल करना, उस कस्टमर की नीड्स को, डिजायर्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ताकि वो कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस कर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके, प्लस हमारे ब्रांड के लिए लॉयल रह सके। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो हम कैसे भी कर सकते हैं। इट मे बी थ्रू टीवी, इट मे बी थ्रू रेडियो, इट मे बी थ्रू न्यूज़पेपर, इट मे बी थ्रू जर्नल, पोस्टर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू हम अपनी एडवर्टीजमेंट पहुंचा सकते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। नंबर 1, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म सिंपली मीन्स कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपका मार्केटर है, उसे पैसे खर्च करने हैं अपने कस्टमर को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को बायर तक पहुंचाने के लिए। इट मीन्स इट इज अ पेड फॉर्म, सिंपली कि आपने पैसे देकर एडवर्टीजमेंट्स करनी है। सेकेंड इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल सेज कि देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। आपने एडवर्टीजमेंट बना दी और आपके कस्टमर के पास आपकी एडवर्टीजमेंट चली गई, आप उसके साथ इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप उसके साथ फेस टू फेस फेमिलैरिटी नहीं रख सकते। एडवर्टीजमेंट या तो टीवी पर दिखाई जाएगी, न्यूज़पेपर में होगी, पोस्टर्स पर होगी, जर्नल्स में होगी, तो वहां पर बायर जो है आपको पर्सनली नहीं पहचान सकता और आप भी बायर को पर्सनली नहीं जान सकते। थर्ड इज फास्ट एंड मास कम्युनिकेशन। फास्ट मीन्स इट इज अ फास्टर मीडियम जो आपकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाएगा। आपने एडवर्टीजमेंट बना दी एंड देन इट इज अ मास मीडियम। मास मीडियम मीन्स एट द सेम टाइम आप हजारों लाखों कस्टमर्स को अपील कर सकते हो थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो। सो इसकी मेरिट्स क्या है? नंबर 1, मास रीच। आपने एक एडवर्टीजमेंट बनाई और उसी एडवर्टीजमेंट को आपने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। सेकेंड इज एक्सप्रेसिवनेस। आप अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट इफेक्ट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसके ब्रांड को एनहांस करके दिखा सकते हो। तो अल्टीमेटली आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं दे आर मोर एक्सप्रेसिव in comparison to any other form of promotion. Third is economy. Economy क्यों है? आपने हर तरह के कस्टमर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बना दी और एक ही एडवर्टीजमेंट आपके हजारों लाखों कस्टमर तक अपील कर रही है, पहुंच रही है, तो आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होगी? दैट वुड बी मिनिमम और आपके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे? दैट वुड बी मैक्सिमाइज्ड, यानी मैक्सिमम बेनिफिट्स विद द मिनिमम cost that is incurred. Last is customer satisfaction is increased.
आपका जो कस्टमर है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड्स को कंपेयर करके, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स को कंपेयर करके अपना डिसीजन लेता है। तो अल्टीमेटली ही वुड बी सेटिस्फाइड कंप्लीटली कि उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है दैट इज अप टू द चॉइस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस किस तरह की? नंबर 1, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इम्पर्सनल फॉर्म है। कस्टमर मैन्युफैक्चरर से, मार्केटर से या फिर मैन्युफैक्चरर बायर से फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड इज नो फीडबैक। नो फीडबैक मींस आपने एडवर्टीजमेंट दे दी लेकिन इमीडिएट फीडबैक आपको बायर का नहीं मिलेगा, वेदर ही इज गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट और ही इज नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। उसे कोई कमी लगी है, किसी तरह की और उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा। यानी इमीडिएटली साथ साथ आपको नहीं पता चलेगा वेदर ही इज सेटिस्फाइड विद द एडवर्टीजमेंट और नॉट। थर्ड इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट का सब्जेक्ट मैटर होगा वो पहले से डिटर्मिन्ड है, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड। अब एट द टाइम आपकी एडवर्टीजमेंट जब रन कर रही है और आपको सामने कस्टमर के एक्सप्रेशंस का नहीं पता, तो एज पर हिज चॉइस आप अपने सब्जेक्ट मैटर को चेंज नहीं कर सकते। आप कस्टमर को उस टाइम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। लास्ट इज लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आपका उसको इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिलेगा। देन आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप कस्टमर के सामने अपनी एडवर्टीजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर जब आप रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स देते हो तो कहीं ना कहीं दैट क्रिएट अ लेस इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो कंपैरेटिवली एडवर्टीजमेंट्स जो हैं दे आर लेस इफेक्टिव। सो इट इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। नाउ द सेकंड टॉपिक इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एक इस तरह का मीडियम है जिसमें जो हमारे बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर फेस टू फेस। एक दूसरे के साथ फेस टू फेस उनका कनेक्शन है। सेलर क्या करेगा? यहाँ पे बायर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स उसको फेस टू फेस बताएगा, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो उनको सेटिस्फाई करेगा और अल्टीमेटली कस्टमर को स्टिमुलेट करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो पर्सनल सेलिंग इज मच मोर डिफरेंट दैन फ्रॉम दी एडवर्टाइजिंग। अलग है उससे, वहां पर हमारा इम्पर्सनल कॉन्टेक्ट था, यहाँ पर पर्सनल कॉन्टेक्ट है जहां पर सेलर बायर्स के सारे डाउट्स रिमूव करता है, प्लस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी है कि वो आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की वर्किंग करके दिखा सकता है और उसके सारे डाउट्स को, क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1 पर्सनल, हमने पढ़ लिया कि पर्सनल क्या है? बायर और सेलर के बीच में जो कांटेक्ट है दैट इज पर्सनल, फेस टू फेस। बायर और सेलर एक दूसरे के आमने सामने हैं। सेकेंड इज डेवलपिंग रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे? आपके कस्टमर के बीच में और आपके सेल्स पर्सनल के बीच में। थर्ड इज ओरल कन्वर्सेशन। सारी की सारी कन्वर्सेशन कैसे होगी? ओरल, क्योंकि आपका जो सेल्स पर्सनल है, जो सेल्समैन है, वो क्या करेगा? आपके बायर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बट दैट इज ओरली। फोर्थ इज क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स मीन्स कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है या स्टिल उसकी कुछ और डिमांड्स हैं जिनको आप बाद में सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आपको जो भी आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स होगा, वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट, वेदर ही इज नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू विच ऑफ द रीजन, तो वो आपको रिस्पॉन्स साथ साथ मिल जाएगा। एंड लास्ट इज स्लो स्पीड। स्पीड किस चीज की? स्लो स्पीड ऑफ द सेल्स। आपकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगी, दैट इज कंपैरेटिवली स्लोअर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहां पर एक कस्टमर एक सेलर को एंगेज करके रखेगा और एक सेलर एक बायर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। सो मेरिट्स क्या है इसकी? नंबर 1 टाइम। आपका जो भी कस्टमर है, जो भी आपका बायर है, उसको आप एक अच्छे से टाइम डिवोट करके उसकी नीड्स, उसकी डिजायर्स के बारे में पता कर सकते हो और अगर वो सेटिस्फाइड है और आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है तो आप उसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देकर, यानी वर्किंग करके दिखा के उसकी सारी की सारी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकते हो।
सेकेंड इज पर्सन, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर का आप पर रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। थर्ड इज यू कैन लोकेट द पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर्स मींस ऐसे लोग जो आज आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे पर आने वाले टाइम में दे मे परचेज योर प्रोडक्ट, तो ऐसे बायर्स को आप इजीली लोकेट कर सकते हो। ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे लेकिन किसी भी रीजन से ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी या फिर उनकी नीड्स कुछ और तरह की थी, उनकी डिमांड्स आपके प्रोडक्ट को लेकर कुछ और थी, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है पर आफ्टर अ मंथ और 2 उनको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह के पोटेंशियल बायर्स को आप लोकेट कर सकते हो और दोबारा से यू कैन कॉन्टेक्ट देम ताकि आप अपने प्रोडक्ट उनको बेच सको। अब इस पर्सनल सेलिंग की भी कुछ डीमेरिट्स है। नंबर 1, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी। एक सेलर एट अ टाइम एक बायर को अप्रोच करता है तो इट इज अ एक्सपेंसिव मेथड, जबकि एडवर्टीजमेंट में एक एडवर्टीजमेंट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल को अप्रोच कर रही थी तो इट वाज अ इनएक्सपेंसिव मेथड। लेकिन पर्सनल सेलिंग में वन सेलर इज अप्रोचिंग वन बायर सो इट इज consuming, time consuming as well as money consuming. So I hope both the points are clear to you. Next topic is sales promotion. Advertisement पढ़ लिया, personal selling पढ़ लिया। Third topic is sales promotion. Simply वो strategies, ऐसे आपके आइडियाज, ऐसी आपकी टेक्टिक्स जो आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की, आपके आइडिया की सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। नंबर 1, अगर हम इसको जनरली बात करें तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। अब आपका बायर और सेलर आमने सामने नहीं जा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं है, पर्सनली आप जाके कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपने एडवर्टीजमेंट नहीं बनाई, तो और कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही तो आप सेल लगा सकते हो। सेल लगाना मीन्स जो उसका प्राइस था उसको आपने लोअर डाउन करके सेल करने की कोशिश करी ताकि लोग आपको अपील कर सकें, एटलीस्ट जिन लोगों की रीच में आपका प्रोडक्ट नहीं था वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। आप कुछ कॉन्टेस्ट रख सकते हो जिसमें जो पर्सन आपके कॉन्टेस्ट को विन करेगा आप उसे अपना प्रोडक्ट फ्री प्रोवाइड करोगे। आप उसमें कूपन सिस्टम्स कर सकते हो कि जिसको भी आपने कूपन दिया या कुछ फिल कराई इंफॉर्मेशन आप उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि फ्री आपने सैंपल्स प्रोवाइड करें और जब एक बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा तो ही विल अगेन एंड अगेन परचेज योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट में इंस्टॉलमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट कर सकते हो कि आप एक किश्त में सारा पैसा ना देके लमसम सारा अमाउंट पे ना करके बायर से इंस्टॉलमेंट्स में अपने पैसे को ले रहे हो एंड देयर मे बी फ्री गिफ्ट्स। तो ये सारी वो स्ट्रैटेजीज हैं जो अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल सेलिंग आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज only to enhance the sales of the product or service. Fourth point is the publicity. आपने एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन पढ़ा जहां बिजनेस कोई ना कोई टेक्टिक फॉलो कर रहा है। पब्लिसिटी एक सिंपल एक बात है जहां पर आपके ऑलरेडी सैटिस्फाइड कस्टमर्स या फिर मिडलमैन, इंटरमीडियरीज आपके प्रोडक्ट के वर्ड ऑफ माउथ, गुड वर्ड्स आपके कस्टमर को, पोटेंशियल बायर्स को बोलेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो सके और जो लोग आपके प्रोडक्ट को अभी परचेज नहीं कर रहे वो इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। सो इट इज अ वेरी सिंपल पाथ जिसमें या तो आप खुद यानी एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर कोई मिडलमैन, कोई इंटरमीडियरी या फिर ऑलरेडी सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करते हैं, आपके प्रोडक्ट की अच्छी चीजें पोटेंशियल कस्टमर्स को बताते हैं ताकि वो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करके सेटिस्फेक्शन को अवेल कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रमोशन मिक्स जिसमें हमने 4 टॉपिक्स पढ़े। 1 वाज एडवर्टाइजिंग, सेकेंड वाज पर्सनल सेलिंग, थर्ड वाज सेल्स प्रमोशन एंड फोर्थ वाज publicity. All clear? Now we are going to start with the next topic and that is place mix. Place mix हमारी मार्केटिंग मिक्स का वो पार्ट है, वो कैटेगरी है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से
कस्टमर तक या बायर तक कैसे पहुंच सकता है, कौन कौन से चैनल्स के थ्रू पहुंच सकता है। यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने रिटेल आउटलेट्स ओपन कर सकते हो ताकि आप डायरेक्टली सेल्स कर सको टू द रिक्वायर्ड कस्टमर्स या पोटेंशियल बायर्स। सेकेंड, आपके पास ऑप्शन है कि आप चैनल्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। चैनल्स मींस इंटरमीडियरीज या मिडलमैन। अब हो सकता है आपने एक ही मिडलमैन को इन्वॉल्व किया हो, यानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास और होलसेलर से कस्टमर के पास। हो सकता है आपने दो चैनल्स इन्वॉल्व करे हो, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से अल्टीमेट बायर्स के पास। देयर में बी मल्टी चैनल्स, मल्टीपल लेवल्स पे आप एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, रिटेलर्स को, नंबर ऑफ रिटेलर्स को एंगेज कर सकते हो ताकि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लॉन्ग कर सको। तो आपका जो प्लेस मिक्स है इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपने कितने लेवल्स को एंगेज करना है ताकि आप अपने फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट बायर आप पहुंचा सको। अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। नंबर वन, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी? मार्केट की। जो भी मार्केट या बायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये सेल्स पर्सनल्स, ये मल्टीपल चैनल्स, ये इंटरमीडियरीज आपको एज अ मैन्युफैक्चरर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उनको इम्प्रोवाइज कर सको। सेकेंड इज एनकरेजिंग। अब एनकरेज किसको करेंगे? कस्टमर्स को, ताकि वो आपके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। रिस्क बियरिंग, किस तरह का रिस्क है उनका? जब भी आप अपने प्रोडक्ट इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड करोगे तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क है, लीकेज का, पिलफ्रेज का, जो भी लॉस के चांसेस है, वो सारा का सारा रिस्क कौन बियर करेगा? आपके मिडलमैन, आपके चैनल्स, आपके प्लेस मिक्स के लेवल्स। फोर्थ है स्टोरेज। अब अगर मैन्युफैक्चरर ने एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एंगेज किया है, आपके पास एजेंट्स हैं, आपके पास होलसेलर्स हैं, आपके पास स्टॉकर्स हैं, तो आप स्टोरेज की टेंशन से रिलीव हो जाते हो। यानी आपको स्टोरेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स की टेंशन नहीं है। जो आपके स्टॉक को स्टॉक करेगा, आपके गुड्स को स्टॉक करेगा, वो ही स्टोरेज की फैसिलिटीज को अरेंज करेगा। लास्ट इज इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस। आपकी जो भी डील्स फाइनल करनी है, जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं, जो भी ट्रांसफरशिप के प्रोसेस को फैसिलिटेट करना आप चाहते हो, यानी फ्रॉम ऑनर टू द बायर, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन करेगा? दैट इज ऑल द चैनल्स जो आपने एंगेज कर रखे हैं। अब ये जो हमने चैनल्स की बात करी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होने चाहिए, आपका चैनल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए या चैनल आपका लॉन्ग होना चाहिए। चैनल जो है वो आप डायरेक्टली सेल करोगे या होलसेलर और रिटेलर के थ्रू करोगे। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं दे डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स जो आपकी चॉइस को इफेक्ट करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है तो आप डायरेक्टली उसे सेल करेंगे। आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी डायरेक्ट अपना चैनल, अपना रिटेल आउटलेट ओपन करेंगे और आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है यानी वो महंगा नहीं है, तो आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यानी होलसेलर को या रिटेलर को एंगेज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो टू द अल्टीमेट बायर। सेकेंड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड नेचर का है, यानी जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, हर कस्टमर के लिए सेम है, तो आप लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेल कर सकते हो, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमाइज्ड है, यानी कस्टमर की एज पर द रिक्वायरमेंट्स बनाया गया है, तो आप वो प्रोडक्ट डायरेक्टली किसे प्रोवाइड करोगे? टू द अल्टीमेट बायर, जिसके लिए वो आपने मैन्युफैक्चर किया है। पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल मीन्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है, मैक्सिमम बाय 5 to 6 days, 1 week,
तो आप उसे डायरेक्टली टू द कस्टमर प्रोवाइड करोगे, यानी मैन्युफैक्चरर ने ब्रेड बनाई, मैन्युफैक्चरर ने मिल्क पैकेट्स बनाए और उसे पहुंचा दिया अपने कस्टमर तक। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, यानी आप उसे महीनों साल रख सकते हो, तो आप उस चैनल को एंगेज करोगे जिसमें मल्टीपल लेवल्स हैं, यानी जहां होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ है और आप उसे इजीली टू द कस्टमर पहुंचा पाओगे। टेक्निकल नेचर, अगर आपका प्रोडक्ट टेक्निकल है, दो तरह के प्रोडक्ट होंगे आपके पास, वन इज टेक्निकल लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वन इज नॉन टेक्निकल जनरल प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर का है तो आप अपनी रिटेल शॉप्स खुद ओपन करोगे और कस्टमर को प्रोवाइड करोगे अपने प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नॉन टेक्निकल नेचर का है तो आप क्या करोगे, कितने भी चैनल्स को आप एंगेज कर सकते हो और लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। नंबर ऑफ बायर्स, अब अगर आपके बायर्स बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम है, अगर बायर्स आपके लार्ज नंबर्स में हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंचा सकते हो। अगर आपके बायर्स जो हैं दे आर स्मॉलर इन नंबर तो आप रिटेल शॉप्स भी ओपन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ बायर्स, टाइप्स ऑफ बायर्स कहता है कि आपके पास किस तरह के बायर्स हैं। किस तरह के बायर्स मींस ऐसे बायर्स जो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी आपने किसी भी तरह की कन्फेक्शनरी आइटम सेल करनी है, जनरल प्रोडक्ट है, या फिर आपके इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, यानी आप प्लांट और मशीनरी बनाकर बेचते हो, तो आपके वो बायर्स क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल। अब अगर आपके जनरल बायर्स हैं तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग चैनल के थ्रू सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल बायर है तो आप उसके लिए कैसा चैनल अडॉप्ट करोगे, डायरेक्ट सेल्स। नेक्स्ट इज बाइंग क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कैसी परचेज करते हैं, मोर और लेस। अगर वो लेसर क्वांटिटी परचेज करते हैं तो यू कैन गो थ्रू द लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्मॉलर क्वांटिटीज है, होलसेलर्स को दे सकते हो, रिटेलर्स को दे सकते हो। लेकिन अगर वो आपकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो यू कैन गो थ्रू द लेसर नंबर ऑफ चैनल्स दैट आर इन्वॉल्व। नाउ साइज ऑफ मार्केट, अगर आपकी मार्केट स्कैटर्ड है, यानी कुछ कस्टमर्स एक प्लेस पर हैं, कुछ कस्टमर्स दूसरे प्लेस पर हैं, कुछ कस्टमर्स अलग अलग जगह स्कैटर्ड हैं, तो आपको मिडलमैन्स को एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मार्केट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पर है, तो वहां पर आप अपनी रिटेल शॉप को भी ओपन कर सकते हो। 9th पॉइंट इज कंट्रोल। अब अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो आप अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रॉपर कंट्रोल रखे, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सेल्स करेगा या फिर कम से कम अपने चैनल्स को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन अगर वो चैनल्स पे कंट्रोल नहीं चाहता, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या करेगा, आपके सारे के सारे चैनल्स को लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट अगर आपको कंपेयर करनी है, आपने चैनल्स तो एंगेज कर लिए पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको चैनल्स को शॉर्टन करना पड़ेगा। यानी आपने कॉस्ट को खुद ही एनालाइज करना है कि डायरेक्ट सेल्स करने में या फिर चैनल्स को एंगेज करने में, जिसमें आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आएगी, आप उसी पाथ को, उसी चैनल को फॉलो करोगे और उसे अडॉप्ट करोगे। सो प्लेस मिक्स इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग कंसोर्शियम। कंसोर्शियम क्या है, बेसिकली इट इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है पार्टनरशिप, एसोसिएशन और सोसाइटी। जब कुछ लोग मिलकर अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, दैट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि वो किसी ना किसी कॉमन पर्पस को सर्व कर सके, तो दैट इज नोन एज मार्केटिंग कंसोर्शियम। अब ये मार्केटिंग कंसोर्शियम या एसोसिएशन बनती क्यों है, दे प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एंड मार्केटिंग एडवाइस। इनका मेन फंक्शन है कि ये एस्टैब्लिश्ड फर्म्स को, यानी जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, या फिर कुछ नए स्टार्टअप्स जो नई फर्म्स हैं, उनको किसी ना किसी तरह के सॉल्यूशंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्ट्रैटेजिक या मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड कर सके, ताकि उनके क्वालिटी, थॉटफुल आइडियाज को लेकर वो फर्म्स अपने बिजनेस की ग्रोथ को, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने बिजनेस के मार्केट शेयर को इंप्रूव कर सके।
तो बेसिकली ये जो सोसाइटी है, ये जो कंसोर्शियम है, इसका पर्पस ही ये है कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक कॉरपोरेशंस को या नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशंस को, यानी कैसी भी एंटिटी है, उनको हर तरह की एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, और वो सारी की सारी फॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस को कंसीडर करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं और अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेगोशिएटिंग विद द प्रिंसिपल कस्टमर्स। नेगोशिएट करना मीन्स बातचीत करना, किसके साथ? जो आपके मेन कस्टमर्स हैं, प्राइमरी कस्टमर्स हैं, प्रिंसिपल कस्टमर्स हैं, ताकि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको कि वो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, आइडियाज को, सर्विसेज को परचेज कर सके। अब जब आप नेगोशिएट करते हो, बातचीत करते हो, तो कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, कंसीडर करने हैं। लाइक नंबर 1 इज एस्टैब्लिशिंग द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है? दैट इज द रेप्यूटेशन, वर्दीनेस ऑफ द फर्म, जो कस्टमर के सामने आपको एस्टैब्लिश करनी है ताकि उसका आपके बिजनेस पर एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इंप्रूव हो सके। सेकेंड इज टू कंसीडर द कंपटीशन। अब मार्केट में जब एक बायर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को और उनके बहुत सारे फंक्शंस को कंपेयर करता है। तो जब आप नेगोशिएट करोगे, आप कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के करोगे ताकि आप कस्टमर को विश्वास दिला सको कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से आपके कस्टमर की नीड्स को, डिमांड्स को, डिजायर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस विद द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और सर्विस। थर्ड इज प्रिपेयर थॉरोली। जब भी आपको मीटिंग फिक्स करनी है, नेगोशिएट करना है कस्टमर के साथ, तो आपको सारी की सारे एस्पेक्ट्स को थॉरोली प्रिपेयर करना है ताकि वहां जाकर आप किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी फंक्शन पर अगर आपके सामने कोई क्वेरी आती है तो आप उसे इफेक्टिवली हैंडल कर सको। नेक्स्ट इज कंसीडर प्राइसिंग पैरामीटर्स। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंसीडर करना है नेगोशिएट करने से पहले। आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? एस्टैब्लिश्ड प्राइस जिस पर आप सेल करोगे, और कितना स्कोप है कि आप उसको कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो ताकि कस्टमर भी सैटिस्फाई हो सके। बार्गेनिंग रूम, देयर शुड बी अ स्पेस, प्रॉपर स्पेस की जो आपका कस्टमर है वो आपसे बार्गेन कर सके। अगर आपने उसे बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं दिया तो साइकोलॉजिकली ही विल नॉट गेट सैटिस्फाइड। नॉट टू कम्पीट विद द कस्टमर। हमें ध्यान में रखना है कि हम कस्टमर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उसे स्टिमुलेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमें उसके साथ कंपटीशन नहीं करना। इट इज नॉट अ आर्ग्यूमेंट, इट इज अ नेगोशिएशन। हमें उससे जीतना नहीं है, रादर उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है कि इस तरह से उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। वी शुड नो वेयर टू स्टॉप। हमें अपनी बातचीत किस पॉइंट पर खत्म करनी है, दैट शुड बी नोन टू द पर्सन एंड नेगोशिएट अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। और बहुत ध्यान रखना है कि हम तब तक उसको इन्फ्लुएंस करते रहें, तब तक हम उसे एंगेज रखें जब तक वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर लेता। सो दीज आर सर्टेन फ्यू पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं जस्ट टू नेगोशिएट विद द कस्टमर। एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग और टेंडर मार्केटिंग। कॉम्पिटिटिव बिडिंग या टेंडर मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक फर्म कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी प्राइस की कोटेशंस भेजें। प्राइस कोटेशंस भेजने का मतलब जो भी एक्स फर्म की डिमांड है, वाई जेड फर्म उसे किस प्राइस पर मीट कर सकती है। अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग मींस आपके पास जितनी भी फर्म्स होंगी, फर्म ए, बी, सी, सब अपनी कोटेशंस भेजेंगे कि कौन किस प्राइस पर P1, P2, P3 किस प्राइस पर आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब जो एक्स फर्म है वो क्या करेगी, इस सारे के सारे प्राइसेस को कंपेयर करेगी कि ए जो फर्म है वो आपको किस प्राइस पर प्रोडक्ट दे रही है, बी फर्म किस प्राइस पर दे रही है और सी फर्म किस प्राइस पर दे रही है। आफ्टर
कंपैरिजन आप अपने ऑर्डर को प्लेस करोगे, सपोज P1 का जो प्राइस था दैट इज लेसर देन P2, तो आपने ऑर्डर किसको प्लेस कर दिया, आपने अल्टीमेटली ऑर्डर प्लेस किया ए फर्म को, ताकि आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम प्राइस पर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल सके। सो कॉम्पिटिटिव बिडिंग या टेंडर मार्केटिंग सिंपली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स compete करते हैं और एक कोटेशन सेंड करते हैं ताकि एस्टैब्लिश्ड फर्म उनसे उस प्राइस पर प्रोडक्ट को या सर्विस को लेकर सर्विसेज अवेल कर सके। और आपकी जो एस्टैब्लिश्ड फर्म है वो इसलिए बिडिंग कराती है ताकि बेस्ट बिडर जो कम से कम प्राइस पर आपको सर्विसेज दे रहा है वो आपको कम से कम प्राइस पर प्रोडक्ट दे सके। I hope this topic is clear to you. So this completes the entire topic of issues in small marketing. Thank you.